नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए ग्राम समाज विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, लेखपाल के क्या कार्य होते हैं, लेखपाल का कर्तव्य क्या होता है, खसरा खतौनी क्या होता है, चकबंदी क्या है, चकबंदी लेखपाल क्या होता है, ये सब जो है भूमापन सर्वेक्षण क्या है, इस वीडियो में हम पूरी बात आपको क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जो है 2 से 3 प्रश्न जो एग्जाम में यहाँ से निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लेखपाल की बात करें उससे पहले आपको जानना होगा कि ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ क्या होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी जो है लेखपाल से ऊंचा होता है, तो पहले हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखिए, तो खंड विकास अधिकारी के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, जो दो अधिकारी होते हैं, एक होता है खंड विकास अधिकारी जिसे हम कहते हैं BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और दूसरा होता है ग्राम विकास अधिकारी जिसे हम कहते हैं VDO यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खंड विकास अधिकारी की। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन आपको एकदम नोट्स बना लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है। तो यदि हम एक विकास खंड की बात करें यानी कि ब्लॉक की बात करें, तो वहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है खंड विकास अधिकारी, जिसे हम BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। इसको आप याद रखिए। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है। यानी कि जो BDO होता है इसका प्रशिक्षण कहाँ पर होता है, तो ग्राम विकास संस्थान में जो है इनका प्रशिक्षण होता है। अगला है, एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर होती है। तो एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी पर होती है। ये 3 प्रश्न आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। अब बात करते हैं, देखिए, खंड विकास अधिकारी के यदि आप कार्य जानेंगे तो आपको लेखपाल के कार्य जानने में आसानी रहेगी। तो देखिए, इनका प्रमुख कार्य क्या है खंड विकास अधिकारी का। तो पहला कार्य है कि खंड विकास अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है, यानी कि उनका रिव्यू करता है और ग्राम तक पहुंचाने का काम ग्राम विकास अधिकारी करता है। अगला है, वह उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। वह अपने विकास खंड में कार्य प्रसार अधिकारियों की सहायता से पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। देखिए, जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें पहला स्तर क्या होता है, ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला पंचायत। तो पंचायत समिति जो है हमारा द्वितीय स्तर होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, वह विभिन्न एकीकृत योजनाएं तैयार करता है तथा उनका क्रियान्वयन करता है। वह इन योजनाओं का हिसाब किताब तथा लेखा तैयार करता है। ये सब खंड विकास अधिकारी के कार्य हैं। खंड विकास अधिकारी ग्रामीण जनता के लिए सरकार के रूप में भूमिका निभाते हैं तथा ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं, यानी कि इनका सीधा संबंध रहता है ग्रामीणों से। वह अपने विकास खंड के समस्त कार्यों, प्रगति आदि से समय समय पर अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराता रहता है। खंड विकास अधिकारी खंड के विकास से संबंधित प्रशासनिक स्टाफ की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाता है। वह जन शिकायतें सुनता है तथा उनके निराकरण की उचित योजना बनाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर पॉइंट है कि एक विकास खंड के ग्रामों का विकास खंड विकास अधिकारी पर निर्भर करता है, यानी कि एक विकास खंड में कई ग्राम हो सकते हैं और उसका जिम्मेदारी किस पर होता है, खंड विकास अधिकारी पर। अब हम बात करते हैं लेखपाल की, कि लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं प्रमुख। तो देखिए, लेखपाल कौन होता है। तो लेखपाल गांव स्तर पर सरकारी कर्मचारी होता है। अगर हम लेखपाल के बारे में बात करें कि इसका जो सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिला था, तो लेखपाल गांव स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था, लेकिन अब इसको सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है और इसके अधिकार में 1 या 2 गांव होते हैं। देखिए, जो छोटा गांव होता है वहाँ पर 2 गांव को मिलाकर 1 लेखपाल रहता है, और यदि बड़ा गांव है तो 1 गांव में 1 लेखपाल जो है नियुक्त किया जाता है। अब देखिए, लेखपाल के प्रमुख कर्तव्य क्या है, ये इसको आपको एकदम नोट बना लेना है और एकदम इसको याद कर लेना है। पहला क्या है काम, कि लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गाँव, यानी कि जितने गाँव का उसके पास अधिकार क्षेत्र है, कि खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं जिन्हें भू अभिलेख कहते हैं, यानी कि लैंड रिकॉर्ड रहते हैं पूरे गांव के। यदि कोई किसान अपने ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध करवाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने ज़मीन की जानकारी चाहिए तो लेखपाल उसे प्रदान करेगा। अगला है, लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। अगला है,
वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागज़ों में परिवर्तन करता है। यानी कि देखिए कभी कभी चकबंदी में होता है कि अलग अलग जगह पे जो खेत होती है उसको एक स्थान पर दे दिया जाता है, तो खेतों में जो है परिवर्तन अधिकार में किए जाते हैं। ये सब काम भी लेखपाल का ही है। अगला है अनावृष्टि, यानी कि जब सूखा पड़ जाए, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि की जानकारी से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है। इसके आधार पर ही सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है और इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार, मकान आदि सभी अंकित होते हैं और ये लेखपाल के पास ये नक्शा रहता है। इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा होता है। यानी कि खेत रहता है सबका और खेत पर जो है नंबर लिखा होता है। खेत के नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी रहती है। लेखपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों की नाप करे तथा कमी बेसी को नक्शे में अंकित करे। यानी कि लेखपाल का काम है कि वो प्रत्येक वर्ष जो है खेतों का दोबारा नाप करे। अगला है, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किसान के स्वामित्व की समस्त भूमि, किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का एक विवरण रजिस्टर जो है एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है और इसे जमाबंदी कहते हैं। देखिए जमाबंदी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये किसे कहते हैं? तो किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, उसे हम जमाबंदी कहते हैं। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, पहली प्रति तहसील कार्यालय में और दूसरी प्रति जो है लेखपाल अपने पास रखता है। अगला है, प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो जमाबंदी है इसका नवीनीकरण कितने वर्ष में किया जाता है? तो जमाबंदी का नवीनीकरण प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख दिया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद लिखा है, आजकल जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से भी किया जाने लगा है। इससे कम समय में ही किसान अपनी भूमि संबंधी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी ये ऑनलाइन वाला सिस्टम जो है सही तरीके से लागू अभी तक नहीं हो पाया है, तो अभी भी काम रजिस्टर में ही किया जाता है। आगे हम देखते हैं। अब देखिए इसके बाद का पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब कृषि भूमि का आवासीय या व्यावसायिक प्रयोग होता है तो उस भूमि का रूपांतरण करना आवश्यक होता है। कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में बदलाव को भूमि रूपांतरण कहते हैं। यानी कि जब कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में प्रयोग करते हैं उसे हम भूमि का रूपांतरण कहते हैं। भूमि रूपांतरण संबंधी रिपोर्ट लेखपाल अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करता है। देखिए लेखपाल से ऊपर कौन कौन होता है? लेखपाल से ऊपर कानूनगो, कानूनगो से ऊपर नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ऊपर फिर तहसीलदार होते हैं, फिर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उससे ऊपर मजिस्ट्रेट होते हैं। ये आपका जो है क्रम चलता रहता है नीचे से ऊपर तक। आगे लिखा है, लेखपाल तहसील से आदेश का कागज़ प्राप्त होने पर अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित करता है और डाक तहसील को जो है भेजता है। अगला है, लेखपाल भूमापक नक्शों का निरीक्षण तथा संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख, लगान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन अधिकारी के अनुसार तैयार करता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, इसको आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है और इस क्रमांक को ही खसरे के नाम से जाना जाता है। यानी कि मान लीजिए पूरे गांव का नक्शा है, उस पर हर नक्शे खेत पर कोई ना कोई नंबर रहता है, तो जो क्रमांक रहता है उसी को हम खसरा के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखिए। लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों की जानकारी को इस खसरा में दर्ज करता है। यानी कि इस खेत में इस साल कौन सी फसल हुई, ये सब जानकारी जो है लेखपाल प्रत्येक वर्ष जो है दर्ज करता है। इसी आधार पर प्रत्येक सरकार फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे आपको जरूर नोट जो है कर लेना है ये पूरे पॉइंट को। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अपने हलके के ग्रामों के लिए खतौनी मौजावार तैयार करता है। देखिए हल्का क्या होता है? हल्का यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में मान लीजिए 1 गांव है या 2 गांव है, इसे हम हल्का बोलेंगे। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि लेखपाल का अधिनियम यानी कि लेखपाल का आपका जो है एक्ट कब बना था, ये सब आप देख लीजिए। तो लेखपाल का उल्लेख किस धारा में आता है, किस अधिनियम की किस धारा में आता है, इसको आपको लिख लेना है। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में जो है लेखपाल का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। तो आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में। और 1901 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, आपको नाम याद होगा, लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वायसराय 1901 में थे। अगला है, लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उनका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? देखिए लेखपाल का ट्रांसफ़र यदि बात करें तो परगना अधिकारी या फिर सहायक कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। अगला है, लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित होता है? तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, किसमें? लेखपाल अपने कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में दर्ज करता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? देखिए
लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश में 2006 में बनी। ये इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला है उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में लेखपाल का पद राजस्व परिषद के अधीन समूह ग का पद बताया गया है। इस नियमावली में लेखपाल की भर्ती और चयन प्रक्रिया का पूरा प्रशिक्षण व उल्लेख जो है इसमें दिया है 2006 के अंतर्गत, और ये समूह ग का पद जो है होता है। अगला पॉइंट है लेखपाल अपने हल्के के गांवों का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो जब लेखपाल आकर खेतों का निरीक्षण करता है उसे हम पड़ताल कहते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, लेखपाल एक वर्ष में 3 बार पड़ताल करता है। आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि लेखपाल एक वर्ष में खेतों का निरीक्षण कितनी बार करता है, तो 3 बार करता है। 3 बार करना चाहिए, करता है या नहीं करता ये बात अलग है, लेकिन 3 बार जो है करना चाहिए। पहली पड़ताल खरीफ की फसल के बाद होती है, उसे खरीफ पड़ताल कहते हैं। दूसरी पड़ताल रबी फसल के समय होती है, जिसे रबी पड़ताल कहते हैं। और तीसरा जायद पड़ताल, यानी कि 3 जो हमारे प्रमुख फसल होते हैं, रबी, खरीफ और जायद, तो इन्हीं 3 के नाम से जो है 3 बार पड़ताल किया जाता है कि किस जो है ज़मीन पर, किस खेत में कौन सा जो है फसल बोया गया। इन सब का जो है जाँच लेखपाल करता है और इसे जो है अपने लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में दर्ज करता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है हमेशा कि खसरा क्या होता है। देखिए खतौनी तो आपका वो हो गया कि जो है भूमि का जो है नंबर, क्रमांक, उसे हम खतौनी कहते हैं। खसरा क्या हो गया? देखिए खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण होता है, उसे हम खसरा कहते हैं। इसको आप याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। अब यदि बात की जाए कि खसरे में कुल कितने खाने, कितने कॉलम बने होते हैं, तो खसरे में कुल मिलाकर 22 खाने बने होते हैं, यानी कि इसमें 22 चीज़ भरने के लिए ऑप्शन आता है। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं, तो खतौनी में कुल मिलाकर 13 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है कि पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो पटवारी शब्द का प्रारंभ सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में, जैसे कि यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अभी भी जो है पटवारी के नाम से ही ये पद जो है चलता है। अगला है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो जो वार्षिक रजिस्टर होता है उसको खतौनी के नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया कब होती है? देखिए दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति ज़मीन बेचता है और दूसरा व्यक्ति ज़मीन खरीद लेता है, यानी कि जब अधिकार में परिवर्तन होता है तब उसे हम दाखिल खारिज कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है और इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है, उसे हम दाखिल खारिज, यानी कि एक व्यक्ति का अधिकार था उस पर लेकिन उसने बेच दिया और दूसरे का अधिकार हो गया, तो उसे हम दाखिल खारिज, यानी कि एक का नाम उस पर दाखिल होता है और दूसरे का नाम वहाँ से खारिज किया जाता है। तो उसको आप याद रख लीजिए ऐसे। अगला है कृषि वर्ष कब से कब तक शुरू होता है? देखिए कृषि वर्ष हमारा 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक चलता है। जैसे कि वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, वैसे कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। और इसी कृषि वर्ष को फसली वर्ष के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला है खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। अधिकार अभिलेख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो देखिए जो कानूनगो होता है इसी को भूलेख निरीक्षक कहते हैं। कानूनगो यानी कि राजस्व निरीक्षक, ये दोनों एक ही पद का नाम है। इसे भू लेख निरीक्षक कहते हैं। ये लेखपाल से ऊपर का पद होता है, यानी कि एक कानूनगो के अंडर में कई लेखपाल आते हैं। भू लेख निरीक्षक का काम लेखपाल के खसरे और खतौनी की जाँच करना होता है, यानी कि जो लेखपाल जाँच काम करता है उसकी जाँच कौन करेगा? भू लेख निरीक्षक, यानी कि कानूनगो, यानी कि राजस्व निरीक्षक। अगला प्रश्न है तहसील स्तर पर राजस्व का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। अगला प्रश्न है अमीन कौन होता है? तो जो भू राजस्व की वसूली करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम अमीन कहते हैं। अगला प्रश्न है तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है और इस दिन जो है तहसील के सभी अधिकारी जो है एक स्थान पर उपस्थित होते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। देखिए लिखा है कि तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक तहसील में प्रातः 10 बजे किया जाता है, जिसमें जनता की शिकायतों को सुना जाता है तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिया जाता है।
तहसील दिवस पर जिले के बड़े अधिकारी एक जगह पर उपस्थित रहते हैं। यदि आपको कोई काम तहसील में करवाना है तो यदि आप मंगलवार के दिन जाते हैं, पहले और तीसरे मंगलवार को, तो आपका काम जो है आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं चकबंदी की। देखिए चकबंदी से भी क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि लेखपाल ही जो है चकबंदी में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ कब होता है, तो उसको आप लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में मुजफ्फरपुर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। इसमें सफलता मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को सन 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी विभाग जो है राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। अब देखिए कैसे कैसे चकबंदी का कार्यक्रम होता है। जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया में के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप संचालक चकबंदी। अब देखिए इसमें कौन कौन से पद आ जाएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, जिला उप संचालक चकबंदी, उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी। अगला है चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारियों, कानूनगो चकबंदी तथा लेखपाल चकबंदी की नियुक्ति कार्य के सापेक्ष किए जाने का प्रावधान। देखिए लेखपाल सबसे नीचे वाला पद है, यानी कि चकबंदी में जो सबसे जमीनी भूमिका निभाएगा वो कौन निभाएगा, लेखपाल ही निभाएगा। अब देखिए चकबंदी लेखपाल क्या काम होता है और इसे क्या करते हैं। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया चलती है तब चकबंदी लेखपाल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी के माध्यम से ही गांवों के लिए आबादी भूमि, देखिए आबादी भूमि वो होती है जिस पर सरकार का कब्जा होता है, उस पर कोई भी खेती नहीं होती, उसे हम आबादी भूमि कहते हैं। इसके माध्यम से किसानों की छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में सुविधा हो और वे अधिक गहनता से कृषि कार्य कर सकें। तो चकबंदी में यानी कि जिस किसानों के जगह जमीन अलग अलग बिखरे होते हैं छोटे छोटे, उसको एक स्थान पर जो है इकट्ठा करके दिया जाता है। अब बात करें कि चकबंदी विभाग कैसे कार्य करता है। तो देखिए चकबंदी विभाग किसानों के बिखरे जोतों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। अगला है चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चकबंदी आयुक्त जो है चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। अगला है जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है, तो जिला उप संचालक चकबंदी जो है जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है चकबंदी का। अगला है चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है। देखिए जो चकबंदी लेखपाल है वो चकबंदी आयुक्त के अधीन होगा, लेकिन जो राजस्व लेखपाल है वो जिला अधिकारी के अधीन, यानी कि जो इस समय आप तैयारी कर रहे हैं राजस्व लेखपाल की, वो जिला अधिकारी के अधीन होगा। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है, तो चकबंदी लेखपाल जो है चकबंदी का वास्तविक कार्य करता है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है, एक कल्याणकारी योजना है चकबंदी प्रक्रिया। अगला है उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना, तो 1953 में जोत चकबंदी अधिनियम बना था। अगला है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख है, तो देखिए अभी मैंने बताया था जो 1901 की धारा 23 में लेखपाल के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं। इस वीडियो में आपको राजस्व लेखपाल के बारे में, चकबंदी, खसरा खतौनी, इन सभी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करिए। हम आपको प्रयास करेंगे कि ऐसे लगातार वीडियो दिए जाएँ और आपको जो है ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाए ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छी हो सके। देखिए अगले वीडियो में हम भूमापन सर्वेक्षण जो होता है, यानी कि भूमि की माप कैसे होती है, एक लट्ठा, बीघा, बिस्वा, ये सब जो है पूरा हम बात करने वाले हैं। तो भूमापन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका राजस्व परिषद होता है, जो राजस्व विभाग है, उससे संबंधित जो है प्रमुख हम जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बारी बारी से करके हम टॉपिक वाइज आपको सारे वीडियो देने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।